नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। क्या म्यूचुअल फंड में एसआईपी की तारीख से ज्यादा या कम रिटर्न का पैमाना तय होता है? क्या महीने की किसी भी खास तारीख पर निवेश करने से अच्छा रिटर्न आप बना सकते हैं, या फिर निवेश के लिए हर महीने एक ही समय तय करना बेहतर है? आज जानेंगे क्या है एसआईपी करने का सही समय और सही तरीका। चर्चा में जुड़ चुके हैं पंकज मटपाल, एमडी ऑप्टिमा मनी, और हर्षवर्धन रूंगटा, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। हर्षवर्धन रूंगटा सिक्योरिटी से, माफ कीजिए। हर्षवर्धन और पंकज जी, बहुत दोनों का स्वागत करते हैं हम आज के इस खास कार्यक्रम में। एसआईपी फायदे तो सभी को मालूम है, और इसका क्रेज कितना ज्यादा बढ़ता जा रहा है, इसकी इंपॉर्टेंस कितनी बढ़ती जा रही है, वो हाल ही के एम्फी डेटा से भी मालूम चलता है कि मार्च के जो डेटा आए हैं वो साफ बताते हैं कि लोगों ने बढ़ चढ़कर एसआईपी निवेश किया है। पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल ये होता है पंकज जी कि एसआईपी का सही टाइमिंग कोई होती है कि कौन से समय पे एसआईपी करनी चाहिए? यूजुअली बहुत सारे लोग महीने की शुरुआत में ही एसआईपी करते हैं, कुछ लोग मिड में करना पसंद करते हैं, कुछ लोग टुवर्ड्स द एंड करना पसंद करते हैं। तो क्या एसआईपी को टाइम किया जा सकता है? स्वाति जी नमस्कार। जैसा आपने भी कहा कि अलग अलग डेट्स पर काफी लोग करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यदि आप रिटर्न्स की बात करें तो इसका कोई खास असर नहीं पड़ता है। आप चाहे 1 तारीख को करें, या मिड ऑफ मंथ में करें, या फिर मंथ के एंड में करें, तो सबसे सही दिन वो है जब आपको लगता है कि उस वक्त पर आपके अकाउंट में पैसा अवेलेबल होता है। तो यदि आपकी सैलरी 1 तारीख को आती है तो आप 1 या 2 की तारीख रख लीजिए। यदि आपकी सैलरी थोड़ा सा बाद में आती है तो उस हिसाब से आप तय कर लीजिए, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कौन सा दिन चुन रहे हैं। और ये स्टडी भी प्रूव कर चुकी है कि अलग अलग डेट पर यदि देखा गया कि आपने मान लीजिए सेंसेक्स में इन्वेस्ट किया, इंडेक्स में इन्वेस्ट किया, तो भी कोई फर्क देखने को नहीं मिला। और इनफैक्ट हर्षवर्धन, जैसा कि पंकज जी भी बता रहे हैं कि ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। कुछ अगर हम डेटा को भी खंगाले, उनसे समझे, तो महीने की किसी भी तारीख से अगर आप एसआईपी करते हैं, लगभग आपको उतना ही रिटर्न जनरेट होगा जितना आप शायद किसी एक रेगुलर डेट पे करते। तो ये ट्रेंड से हम क्या समझें कि आप ये टाइम करने की कोशिश कर रहे हैं मार्केट की, जब मार्केट अच्छा होगा या मार्केट सही नहीं होगा उस हिसाब से हम एसआईपी को प्लान करते हैं। मतलब इसका कोई फायदा ही नहीं है ऐसे किसी स्ट्रैटेजी का, रादर देन आप एक डिसिप्लिन वे में एसआईपी करें। तो इनफैक्ट आप जो डेटा पॉइंट की बात कर रहे हैं, अगर हम उसी डेटा पॉइंट को रेफर करें, एक बेसिक सिंपल कॉन्सेप्ट है। अगर हम समझ रहे हैं कि एसआईपी हम करते क्यों हैं, तो 2 कारणों से एक इन्वेस्टर एसआईपी करते हैं। एक पहला कारण है कि कैश फ्लो उनको वैसे ही आता है, तो आपको हर महीने पैसे आते हैं, आपकी इनकम की, आपकी जो सैलरी है या जो इनकम आपको जनरेट होती है आपको हर महीने आती है, तो आप उसे इन्वेस्ट भी हर महीने कर रहे हैं। दूसरा जो कारण होता है एसआईपी करने का, वो ये है कि मार्केट जो है बहुत वॉलेटाइल रहता है, वो कभी ऊपर कभी नीचे रहता है। हमें ये नहीं पता कि मार्केट जब हम इन्वेस्ट करेंगे उसके बाद क्या होगा, कि मार्केट गिरेगा कि मार्केट तुरंत बढ़ जाएगा। और ऐसे अगर हम लगातार कंटिन्यूस पीरियड में देखते रहे और मान लीजिए 8-10 साल का टाइम होराइजन लेते हैं, तो हमें ये पता नहीं होता कि मार्केट कब ऊपर जाएगा और कब नीचे। हम कैसे उसे टाइम करें कि कब हम पैसे लगाएं ताकि हमें नीचे का स्तर मिले, तो ये पॉसिबल नहीं होता है। इसी के लिए हम एसआईपी करते हैं। अभी अगर हम ये आंकड़े देखें, अगर ये जो रिसर्च रिपोर्ट की बात करें, जो व्हाइट ओक की रिसर्च रिपोर्ट है, उस पर अगर हम बात करते हैं, तो ये अगर 10 साल का एक टाइम होराइजन लिया गया है और सेंसेक्स को इसका बेस बना के उसे इवेल्युएट किया गया है। वही कहते हैं कि अगर महीने की आप 1 तारीख को इन्वेस्ट कर रहे हैं, या 10 तारीख को, या 15 या 20, कोई भी महीने की तारीख में आप इन्वेस्ट करें और 10 साल तक आप इन्वेस्ट कर रहे हैं अगर, तो जो डिफरेंस इन रिटर्न है वो लगभग नेग्लिजिबल है। तो आप क्या करेंगे टाइम करके? तो आपके अकाउंट में मान लीजिए जब पैसे आते हैं, आप उसे इन्वेस्ट कर रहे हैं लगातार 10 साल तक अगर आप करते रहते हैं, तो आप 1 तारीख को करें या 10 को करें या 15 या 20 को, इतना फर्क नहीं पड़ता। और अगर हम बात करें टाइमिंग करने की, तो पहले तो ये सवाल हमें अपने आप से पूछना होगा, क्या हम मार्केट को टाइम कर सकते हैं? तो वो करना इम्पॉसिबल है, तो क्यों हम इस दिशा में जाए, और क्यों ना हम सिंपली एक कैश फ्लो बेसिस पे समझे कि जब हमें अकाउंट में पैसे आते हैं, हमें सैलरी जो भी दिन पे क्रेडिट होती है उसके 1 या 2 दिन के बाद आप उसे एसआईपी कर लीजिए, ताकि आपको मार्केट टाइमिंग का जो इश्यू है वो आपके रहेगा ही।
सही रहता है कि जब हाथ में पैसे हो, सैलरी आ जाए, उसके अगले दिन या अगर आपको जो सही समझे, जितने भी आपकी देनदारी होती है उस हिसाब से आप अपनी एसआईपी को प्लान करें। इसमें एक और पहलू ये है पंकज जी समझना कि एसआईपी भी अलग अलग किस्म की होती है। आप मोस्टली तो हम मंथली एसआईपी करते हैं, कुछ लोग वीकली एक्सपायरी भी करते हैं, एसआईपी करते हैं और डेली एसआईपी भी होती हैं। तो क्या इससे भी स्ट्रैटेजी में कुछ फर्क पड़ सकता है कि जो डेली एसआईपी करता है उसको कुछ बेहतर रिटर्न मिले या जो मंथली एसआईपी करता है उसको कुछ अलग रिटर्न मिले? स्वाति देखिए, जब हम एसआईपी करते हैं तो इसका एक मेन मकसद होता है रूपी कॉस्ट एवरेजिंग, यानी कि अब आपको पता नहीं है कि मार्केट कब ज्यादा है कब कम है, और यदि आप ऐसा कोशिश भी करेंगे कि जिस दिन मार्केट बिल्कुल निचले स्तरों पे होगा उस दिन ही आप इन्वेस्ट करेंगे, तो ऐसा प्रैक्टिकली हो नहीं पाता है और फिर अपॉर्चुनिटी मिस हो जाती है। तो इसीलिए एसआईपी करते हैं तो लंबी अवधि में, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि 10 साल की बात करें, तो कई बार आपको मौके मिलेंगे कि आपने मंथ की जो वो तारीख होगी जिस दिन की मार्केट ऊंचाई पर था, और कभी ऐसा भी रहा होगा कि मार्केट निचले स्तरों पर था। तो इस तरह से आप लॉन्ग टर्म में अगर एसआईपी करेंगे तो ये बात ज्यादा साबित नहीं होती है, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो आपने भी पूछा कि कई इन्वेस्टर्स मंथ में उसको मतलब टुकड़ों में करते हैं, एक ही दिन तय करने के बजाय आप यदि 4-5 हिस्सों में करें तो उसका क्या फर्क पड़ सकता है। तो डेफिनेटली थोड़ा सा रूपी कॉस्ट एवरेजिंग की हम बात करें तो यहां पर और आपको थोड़ा फायदा मिल सकता है। तो इन्वेस्टर्स ऐसा कर सकते हैं कि यदि उन्हें 10,000 की एसआईपी करनी है तो एवरी वीक में 2,500 की यदि एसआईपी की जाए तो शायद आपका जो इसका रिजल्ट है वो थोड़ा सा बेहतर होगा। तो दो बातें हैं, यदि हम ऐसी बात कर रहे हैं कि जिस वक्त पर पैसा अकाउंट में हो उस वक्त पर ही आपको कोशिश करनी चाहिए, और ऐसे निवेशक जो ये समझते हैं कि बाद में पैसे बचते नहीं है अकाउंट में, तो उनके लिए अच्छा ये होगा कि जब उन्हें लगता है कि अकाउंट में मैक्सिमम बैलेंस रहने की उम्मीद होती है वो तारीख तय करें। लेकिन ऐसे इन्वेस्टर जो डिसिप्लिन हैं, जो समझते हैं कि मैंने अगर तय किया है कि मुझे 10,000 पर मंथ या 1 लाख पर मंथ वॉट एवर द अमाउंट वो मुझे करना ही है और उतना बैलेंस अकाउंट में रहेगा, तो बिल्कुल ऐसा किया जा सकता है कि आप 4 डिफरेंट डेट्स पर अपनी एसआईपी कर सकते हैं। लेकिन जहां तक सवाल है कि क्या डेली एसआईपी करनी चाहिए, तो मेरे हिसाब से उतना भी जरूरत नहीं है कि आप हर दिन के हिसाब से इन्वेस्ट करें, उसका बहुत बड़ा फायदा यहां पर नहीं मिलेगा। लेकिन यदि 4 किस्तों में करते हैं, 6 किस्तों में करते हैं, तो थोड़ा सा मंथली करने के बजाय आपका जो रूपी कॉस्ट एवरेजिंग है वो बेटर हो सकता है। पर एक कन्वीनियंस मैटर पे ये बहुत वैलिड पॉइंट बताया पंकज जी ने, बट एक कन्वीनियंस के हिसाब से हर्षवर्धन आपकी नजर में एसआईपी मंथली सही रहती है या फिर वीकली एक्सपायरी, माफ कीजिए, वीकली एसआईपी करें, और कुछ लोग तो डेली एसआईपी भी करते हैं, तो आपकी नजर में कौन सा तरीका सही है कन्वीनियंस के भी हिसाब से? क्योंकि कई लोग भूल भी सकते हैं और वीकली और डेली एसआईपी में तो ये भी है कि अगर उनको लगता है कि बाजार में कुछ ज्यादा ही मूवमेंट हो रही है तो शायद उनका माइंड भी चेंज हो सकता है। मंथली में एक चलिए है, एक थोड़ा सा एक टाइम फ्रेम होता है, एक थोड़ा सा ब्रीदिंग स्पेस है, आपको नजर में क्या रखता है? स्वाति, अगर हम वो जो रिपोर्ट जो हमने बात की, व्हाइट ओक कैपिटल ने जो मंथली जो एसआईपी रिपोर्ट निकाली है, उस रिपोर्ट के हिसाब से अगर हम जो कैलकुलेशन देख रहे हैं, तो पहला हमने बात किया कि क्या कोई भी महीने की कोई भी तारीख में आप इन्वेस्ट करते हैं कुछ फर्क पड़ता है क्या, तो हमने देखते हैं फर्क नहीं पड़ता। अभी अगर हम बात करें कि अगर आप इसे डेली, वीकली या मंथली करते हैं तो उसके एंड में आपका क्या असर आता है। तो ये हमने डेटा बेस पे देखा है कि आप अगर वीकली कर रहे हैं, मंथली कर रहे हैं या डेली कर रहे हैं, इसमें एंड फिगर जो आपका बनता है, जो लॉन्ग टर्म में एंड फिगर बनता है, उसमें इतना ज्यादा फर्क नहीं होता है। तो जहां तक कन्वीनियंस की बात है, अगर आप बात करें कि अगर मैं एक इन्वेस्टर हूं और मैं चाहता हूं कि मेरे पैसे लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करके दें, तो मैं ये देखता हूं कि मैं अगर डेली करूं, वीकली करूं या मंथली करूं, उसके एंड रिजल्ट में इतना कोई मीनिंगफुल फर्क नहीं पड़ रहा है। तो क्यों ना मैं कन्वीनियंस को ध्यान में रखते हुए, अपने अकाउंटिंग एंट्रीज को ध्यान में रखते हुए, अपने बार बार बैंक में डेबिट होने का कन्वीनियंस अगर देखूं, तो क्यों ना मैं एक ही दिन में अपने पैसे जमा कर दूं। तो जैसे हमने कहा कि पहला हमारा पॉइंट था कि जिस दिन आपके अकाउंट में क्रेडिट आता है उसके 1 या 2 दिन बाद की आप डेट दे दें और आपके अकाउंट से पैसे चले जाते हैं। तो पूरे महीने में मुझे कुछ भी एक चीज का ध्यान में नहीं रखने की जरूरत है कि मेरे पैसे अकाउंट में से फिर से डेबिट होने वाले, उतना बैलेंस मुझे रखना है, क्योंकि एंड में एनीवेज कोई फर्क नहीं पड़ रहा।
तो मैं क्यों इसे अननेसेसरीली वीकली का एक एडिशनल हेडेक मेरे खुद के सर पे लूं? सो एज एन इन्वेस्टर आई थिंक ये रिपोर्ट बहुत पावरफुल है, और ये रिपोर्ट में अगर आप डिटेल में जाते हैं तो ये समझ में आता है कि एसआईपी इतनी सिंपल चीज है, उसको हम जितना कम कॉम्प्लिकेट करेंगे उतने हमारे लिए बेटर होगा और हमारी वेल्थ क्रिएशन ज्यादा अच्छी तरह बनेगी। सो कोई भी दिन में करिए, डजंट मेक अ डिफरेंस, और महीने में मेरे हिसाब से एक दिन में कर दें तो वो आपके कन्वीनियंस पॉइंट ऑफ व्यू से और एंड रिजल्ट कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला, मान लीजिए बहुत कम फर्क पड़ने वाला, तो क्यों ना मैं महीने में एक दिन में ही कर दूं। वेल्थ क्रिएशन का क्योंकि आपने जिक्र किया हर्षवर्धन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पंकज जी, जब भी वेल्थ क्रिएशन की बात आती है, लॉन्गर टर्म में एसआईपी के अनेकों फायदे बताए जाते हैं, और अगर हम समझे भी, और एक बहुत ही एक सिंपल सी समझने की बात है, कॉमन सेंस है कि जितना आप लंबा अपना निवेश का होराइजन रखेंगे उतना बाजार के उतार चढ़ाव से शॉर्टर टर्म में आपको उससे दूर भी रह सकते हैं और लॉन्गर टर्म में आपको फायदा भी होगा। तो मान लिया जाए कि लंबी अवधि में एसआईपी हमेशा हिट रहती है, एंड स्पेशली लॉन्गर टर्म को कितना लॉन्ग टर्म हम समझें। कई लोग कहते हैं कि मुझे लंबी अवधि का निवेश करना है, यूजुअली 8 साल से ऊपर लॉन्ग टर्म माना जाता है। तो क्या एक लॉन्गर टर्म की डेफिनेशन जब हम एसआईपी करते हैं तो वो 5 या 8 या 8 साल से ऊपर हमें माननी चाहिए, जिसमें हमें एक अच्छा रिटर्न मिले? बिल्कुल स्वाति, देखिए यदि हम बात कर रहे हैं वेल्थ क्रिएशन की, तो एक बात तो तय है कि हम इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि एसआईपी तो आप डेट फंड्स में, गोल्ड फंड में या हाइब्रिड फंड्स में भी कर सकते हैं, लेकिन यदि वेल्थ क्रिएशन की बात हो रही है तो इक्विटी ऐसा एसेट क्लास है जहां पर लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स की उम्मीद की जा सकती है। अब ऐसे में यदि हम लॉन्ग टर्म की बात करें, जो आपने पूछा भी, तो ये जो व्हाइट ओक की रिपोर्ट है ये भी इस बात को प्रूव करती है कि 8 इयर्स तक यदि एसआईपी की गई तो उसके बाद में आपके यहां पर नेगेटिव रिटर्न्स के चांसेस नेग्लिजिबल हो जाते हैं, यदि होते नहीं है। तो यदि आप लॉन्ग टर्म में करें और मिनिमम की भी बात करें रिटर्न्स की हम, तो भी आपको किसी साल में ऐसा मतलब जो एवरेज आएगा, सीएजीआर आएगा, वो आपका पॉजिटिव होगा और अच्छे रिटर्न्स बल्कि आपको मिलेंगे। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए मिनिमम पीरियड आपका 8 ईयर और उससे ज्यादा हो तो बेटर है। ये तो रिपोर्ट की बात है, पर मैं भी ये कहूंगा कि आप 10 साल या उससे अधिक का होराइजन लेकर चले जब आप इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हो। एब्सोल्युटली। और आंकड़ों से, डेटा से समझ में आता है हर्षवर्धन कि नेगेटिव रिटर्न के चांसेस जो हैं 8 साल के बाद नेग्लिजिबल हो जाते हैं। अगर आप लंबा एक निवेश का होराइजन रखते हैं, 3 और 5 साल में तो हमें फिर भी मिनिमम रिटर्न में नेगेटिव नंबर देखने को मिले, पर लॉन्गर टर्म में जैसा ही 8 साल के ऊपर आपका होराइजन जाता है, लंबी अवधि का आप निवेश करते हैं, एसआईपी करते हैं, तो वो जो नेगेटिव था वो भी पॉजिटिव में आ जाता है। मतलब कम से कम आप नेगेटिव तो में नहीं रहेंगे, कुछ आपका मुनाफा जरूर आएगा आपके हाथ में। हर्षवर्धन, तो अगर देखिए इन्वेस्टर की अगर हम माइंडसेट समझे, जब वो इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं तो नेचुरली हम ये समझते हैं कि लॉस भी हो सकता है। तो एक इन्वेस्टर हमेशा अपने माइंड में ये उनको कंसर्न होता है कि मेरे लॉस होने का क्या चांसेस है। तो अगर ये सवाल आपके मन में आता है तो ये जो डेटा पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉस होने के चांसेस इस डेटा पॉइंट के हिसाब से ये है कि अगर आपने लगातार एसआईपी हर महीने 8 साल तक करते गए तो जो लॉस होने की प्रोबेबिलिटी है ऑलमोस्ट 0 हो जाती है आफ्टर अ ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ 8 इयर्स। तो अगर 8 साल के ऊपर आपका एसआईपी का टेन्योर है तो पहले सवाल का आपको जवाब मिल जाता है कि मेरे लॉस होने का चांसेस क्या है। तो उसका जवाब ये है कि लॉस होने के चांसेस जो है वो आपके ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाते हैं। देखिए गारंटी नहीं है, लेकिन ये पास्ट डेटा रेफरेंस पॉइंट में है कि अगर आप 8 साल के ऊपर करते हैं तो आपके लॉस होने के चांसेस लगभग 0 हो जाते हैं। आगे क्या होगा वो हमें पता नहीं, बट दिस इज व्हाट द पास्ट डेटा से। एक इन्वेस्टर के माइंड में एक पहली चीज आनी चाहिए कि विच मीन्स कि मुझे कम से कम 8 साल के लिए इन्वेस्ट करना है। तो हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं, इक्विटी लॉन्ग टर्म में अच्छा है, तो लॉन्ग टर्म क्या है वो ये रिपोर्ट है बहुत अच्छी तरह डिफाइन कर दिया कि आपका मिनिमम टाइम होराइजन अगर आप 8 साल रखते हैं या मान लीजिए 10 साल रखते हैं तो एक चीज आपको एक कंफर्ट पॉइंट मिल सकता है कि शायद आपका लॉस होने का चांसेस नहीं है। फिर दूसरा सवाल उठता है कि ठीक है लॉस होने का चांस नहीं है तो मुझे अभी प्रॉफिट कितना मिलेगा, मुझे रिटर्न कितना जनरेट हो पाएगा। तो ये रिपोर्ट आगे जाते हुए ये भी कहती है कि मीडियन रिटर्न जो एक इन्वेस्टर को मिला है, तो मैक्सिमम रिटर्न भी मिलता है, बहुत अच्छा इसकी आपकी स्कीम में बहुत अच्छा किया, या हाईएस्ट रिटर्न लोएस्ट रिटर्न होता है,
एक मीडियन रिटर्न अगर हम देखें तो करीबन अराउंड 14% आसपास आता है। तो आप एक एस्टिमेट करते हैं, तो दो सवालों का जवाब एक इन्वेस्टर को मिल गया। मेरे लॉस होने के चांसेस क्या है? अगर आप 8 साल के ऊपर रहते हैं तो शायद आपका लॉस होने का चांसेस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। एस्टिमेटेड रिटर्न कितना मिल सकता है मुझे, वो एक एस्टिमेशन दे दिया एंड इट इज अ वेरी लॉन्ग डेटा, 26 साल के डेटा को उन्होंने एनालाइज करके बताया है, सो इट इज अ रीजनेबली गुड डेटा टू बिलीव। अब वो कितना आगे जाके अगले 10 साल में होगा नहीं होगा, तो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। फिर एक क्वेश्चन आता है कि ठीक है, मुझे एक एवरेज मीडियम रिटर्न इज अबाउट 14%। अब ये बताइए कि 12% के ऊपर मिलने की पॉसिबिलिटीज क्या है? तो वो भी आंकड़े दिए गए कि कितने परसेंटेज टाइम्स हैं जिसमें आपको 12% से ऊपर रिटर्न मिला। और ये देखने में आता है कि जितनी लंबी अवधि तक आप इन्वेस्ट करते रहते हैं, आपके चांसेस ऑफ गेटिंग अ रिटर्न अबाउट 12% भी बढ़ते रहता है। सो ये बहुत अच्छा डेटा पॉइंट है फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। 26 साल के डेटा को ब्रेकअप करके दिया गया है। तो आई थिंक इन्वेस्टर्स के जो कंसर्न्स होते हैं वो ये कंसर्न्स को बहुत अच्छी तरह एड्रेस करता है। तो जो सोल्यूशन हमने निकाले, डेट, कोई भी डेट को, डेट डजंट मैटर, वीकली करो, मंथली करो, डेली करो, डजंट मैटर। आप लंबी अवधि तक रहोगे तो आपके रिस्क बहुत धीरे धीरे ओवर पीरियड टाइम कम होता है। एवरेज रिटर्न कितना एस्टिमेट कर सकते हैं वो भी इस डेटा में मिलता है। बिल्कुल, तो एसआईपी से वेल्थ क्रिएशन लॉन्गर टर्म के लिए काफी ज्यादा आसान हो जाता है। रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का भी फायदा है। गिरते बाजार में जितने यूनिट्स ऐड करेंगे उतना आपको अच्छा मुनाफा होगा, और कभी भी गिरते बाजार में एसआईपी को रोकने की भूल करना आपके लिए काफी ज्यादा नुकसानदेह हो सकता है। एक ब्रेक का वक्त हो गया है, क्योंकि सिर्फ एसआईपी करना काफी नहीं है, आपको एसआईपी को स्टेप अप करना भी जरूरी है। क्या है ये स्टेप अप प्लान? एक छोटे से ब्रेक के बाद करेंगे इस पर चर्चा। तो कर रहे हैं खास चर्चा हम अपने दोनों खास एक्सपर्ट से, पंकज मटपाल, हर्षवर्धन रूंगटा। एसआईपी के तमाम फायदे हम आज समझ रहे हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये कि हमने ये समझ लिया कि एसआईपी कब करनी चाहिए, या अलग अलग तारीख पर एसआईपी करने का क्या कोई अलग इम्पैक्ट होता है कि नहीं होता है, ये हमने समझ लिया। और जितनी लंबी टाइम के लिए आप एसआईपी करेंगे उतना आपके लिए फायदेमंद होगा, इस पर चर्चा रहेगी। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि आप एसआईपी की रकम निश्चित तो कर देते हैं, लेकिन जिंदगी भर वही वैसी एसआईपी आपको नहीं चलानी है, उसमें आपको एडिशन भी करना है। और कई जो दर्शक है हमें जब सवाल भेजते हैं वो कहते हैं कि हमने 5,000 की 8,000 की एसआईपी की अगले 15 साल के लिए, लेकिन कहीं ये मेंशन नहीं होता है कि वो क्या एसआईपी को आगे बढ़ाएंगे भी कि नहीं बढ़ाएंगे। इसलिए एसआईपी को स्टेप अप करना, पंकज जी, क्यों जरूरी, और लगभग कितने से एसआईपी एनुअली स्टेप अप करनी चाहिए, मतलब बढ़ानी चाहिए? क्या है इसके फायदे? बिल्कुल स्वाति, देखिए ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप शुरुआत करते हैं उस वक्त जो भी आपके लिए पॉसिबल है उस अमाउंट से आप स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं 10 साल 20 साल की, तो ये बात तय है कि इतनी बड़ी, इतनी लंबी अवधि में आपकी जो इनकम है, चाहे वो सैलरी हो, बिजनेस हो, कुछ भी हो, उम्मीद की जा सकती है कि आपकी आमदनी बढ़ेगी। तो इस हिसाब से यदि हम बात करें तो हर साल आप अपनी एसआईपी की राशि को बढ़ा सकते हैं। दूसरी बात यह भी है कि इन्फ्लेशन की वजह से समय के साथ पैसे की वैल्यू कम होती जाती है। तो शुरुआत में जब आप सोचते हैं कि मुझे 1 करोड़ रुपए इकट्ठा करना है, तब आपको वो काफी बड़ा लगता है। लेकिन 20 साल के बाद की बात करें तो आज के 1 करोड़ रुपए की जो वैल्यू है वो 20 साल के बाद नहीं रहेगी। तो इसके लिए स्टेप अप करना बहुत ही सही तरीका है। और मैं एक बात बताऊंगा आपको, यदि आप 12% का CAGR एज्यूम करते हैं और मान लीजिए 10,000 रुपीज पर मंथ इन्वेस्ट करते हैं, तो 20 इयर्स में करीब 91 लाख रुपीज आपके इकट्ठा हो सकते हैं। लेकिन वहीं यदि आप 10% से स्टेप अप करें, हर साल अपनी एसआईपी की राशि को 10% से बढ़ाते रहें। और स्वाति, इसके लिए जरूरी नहीं है कि आपको हर साल इसको हर बार ये करना होगा कि 10% बढ़ाना है। आप शुरुआत में ही स्टेप अप का मेथड ऑप्ट कर सकते हैं, ताकि हर साल आपकी एसआईपी का अमाउंट अपने आप बढ़ती रहे। तो यदि आप स्टेप अप करते हैं 10% से और 10,000 रुपीज से शुरुआत करते हैं, और वही जो मैंने पहले एग्जांपल में कहा कि 12% का CAGR, तो 20 इयर्स में आपके पास डबल अमाउंट, यानी कि जो अगर पहले 91 लाख हो रहा था तो यहां पर 1 करोड़ 82 लाख के आसपास इकट्ठा हो जाएगा। तो यानी कि आप लंबी अवधि में यदि बड़ी राशि इकट्ठा करना चाहते हैं तो उसके लिए स्टेप अप मेथड जो है काफी हेल्पफुल हो सकता है।
बिल्कुल हर्षवर्धन, कई बार हम कुछ ऐसे सवाल भी देखते हैं, क्योंकि बहुत ही रियल एग्जांपल्स है इसलिए उनको कोट करना काफी आसान है हमारे लिए। कई बार लोग इतनी अनरियलिस्टिक गोल बना लेते हैं कि हमें 5 साल में 1 करोड़ रुपए चाहिए रिटायरमेंट के लिए, या 10 साल में 2 करोड़ रुपए चाहिए, और जो उनकी एसआईपी होती है वो उस गोल तक पहुंचने के लिए नाकाफी होती है। ऐसे केस में जो स्टेप अप एसआईपी का प्लान है वो कैसा होना चाहिए? क्योंकि एनुअली भी अगर एक कुछ रकम बढ़ाए तो फिर भी एक अनरियलिस्टिक टारगेट को अचीव करने के लिए स्टेप अप एसआईपी का फॉर्मूला कैसे तय करना चाहिए? देखिए साथी, आप है ना एक एसेंशियली आप ये एस्टिमेट कर सकते हैं कि हर साल मैं अपनी एसआईपी 10% से बढ़ाऊंगा। अगर आप और ज्यादा एम्बिशियस और आपको लगता है कि आपकी इनकम आपके आगे जाते हुए बढ़ सकती है तो आप 20% तक भी कर सकते हैं। लेकिन पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका इंटेंट होना चाहिए। मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स हम देखते हैं कि वो एसआईपी शुरू करते हैं और उनके मन में कभी आता ही नहीं है कि मुझे आगे जाके बढ़ाना है। ठीक है, अगले साल फिर अगर उन्हें किसी ने नच किया, मान लीजिए उनके म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर ने उनसे पूछा कि आपको बढ़ाना है, तब उनके ऐसे होता है कि ठीक है मुझे बढ़ाना है। लेकिन हर एक इन्वेस्टर के लिए मैं कहूंगा कि आप जब शुरुआत करें, हालांकि आपको मालूम है कि आप जितना अमाउंट आज कर रहे हैं उससे आपका लक्ष्य मान लो पूरा हो जाता है। आपने एक एस्टिमेट किया और ऐसा लगता है कि मुझे जितने पैसे चाहिए वो हो जाएंगे, लेकिन आपकी आमदनी बढ़ने वाली है और इन्फ्लेशन भी बढ़ते रहने वाला है। आपने शुरुआत में कहा स्वाति कि जो टारगेट हम सोच के चलते हैं वो टारगेट इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए आगे जाते हुए काफी नहीं होगा। तो क्यों ना हम, जैसे हमारी आय बढ़ती, जैसे हमारी इनकम बढ़ रही, मान लीजिए 10% से बढ़ती है, तो उतना ही मैं अपनी इन्वेस्टमेंट भी अगर 10% से बढ़ाते रहूंगा तो आपका जो कंपाउंडिंग इफेक्ट है वो इतना ज्यादा हो जाता है कि आप बहुत कंफर्टेबली अपने टारगेट पूरे कर सकते हैं। अगर किसी ने बहुत अग्रेसिव टारगेट रख रखा है, जैसे आपने कहा कि 1 करोड़ रुपए 5 साल में चाहिए, तो मोस्ट सर्टनली उतना पैसा आप आज से नहीं इन्वेस्ट करेंगे। तो क्या कर सकते हैं कि एक मन में इरादा बनाइए कि मुझे हर साल अपने इन्वेस्टमेंट को रिव्यू करना है और अगर बढ़ा सकूंगा तो उसे बढ़ाना है। और एक और, जैसे पंकज ने कहा कि आपको ये मैन्युअली करने की जरूरत नहीं है। म्यूचुअल फंड में ऑप्शन होता है कि आप स्टेप अप एसआईपी का ऑप्शन पहले से ले सकते हैं और उसमें डिफाइन कर सकते हैं कि हर साल मुझे कितनी एसआईपी बढ़ानी है। तो आपको अपने आप से कुछ नहीं करना है, ऑटोमेटिकली वो अमाउंट बढ़ जाएगा और उतना आपके अकाउंट से डेबिट होने लग जाएगा। अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो उस समय जब बढ़ जाती है तो आप उसे कैंसिल करके उसे अमाउंट वापस रिड्यूस कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कंपाउंडिंग। ये कंपाउंडिंग का बेनिफिट आपको लेना है तो जितना जल्दी वो शुरू करें, अमाउंट को रेगुलरली बढ़ाते रहें और सही प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करें, तब जाके जो वेल्थ आप क्रिएट कर पाएंगे वो उसका एक बहुत सिंपल फॉर्मूला। हम जबरदस्ती इतना कॉम्प्लिकेट करते हैं, बट एसआईपी एक सिंपल फॉर्मूला है आपकी वेल्थ क्रिएशन जर्नी के लिए, और उसमें इग्नोरेंस इज बेस्ट। आप जितना उसमें जाएंगे कि किस महीने की तारीख में करूं, कब करूं, इतना नहीं करेंगे तो उससे बेटर रहेगा कि आप एकदम सिंपल रखें और अपनी एसआईपी को एक फिक्स डेट पे जाने दीजिए, तो लॉन्ग टर्म में आपको वेल्थ क्रिएट होगा ही होगा। ओके, तो एसआईपी कीप इट सिंपल। वेरी क्विकली, बिल्कुल शो के अंत में पहुंच चुके हैं। पंकज जी, आपके पसंदीदा कुछ फंड्स लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए थ्रू एसआईपी कौन से रहेंगे? ऐसे प्रोडेंशियल मल्टी कैप फंड, ये मल्टी कैप कैटेगरी में अच्छा फंड रहेगा। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, एचडीएफसी मल्टी कैप फंड और साथ ही कैनरा रुबेको स्मॉल कैप फंड। तो मैंने सब लार्ज कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप सभी तरह के फंड्स यहां पर सजेस्ट किए हैं। ओके, तो एक डाइवर्स पोर्टफोलियो पंकज जी की तरफ से लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए एसआईपी इन्वेस्टमेंट के लिए आईसीआईसीआई प्रू मल्टी कैप फंड, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, फिर मिड कैप से मोतीलाल ओसवाल का फंड, मल्टी कैप कैटेगरी से निपॉन इंडिया का फंड और स्मॉल कैप से एक्सिस फंड। हर्षवर्धन, आपकी नजर में कौन से फंड्स अच्छे लॉन्ग टर्म के लिए फॉर वेल्थ क्रिएशन थ्रू एसआईपी? मैं भी अलग कैटेगरीज के फंड देख के एक पोर्टफोलियो बनाने की सलाह दूंगा। तो एबीएसएल निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड, ये बेसिकली निफ्टी 50 की कंपनीज में इन्वेस्ट करता है इक्वली, so 2% अक्रॉस ऑल 50 कंपनीज। आईसीआईसीआई प्रू मल्टी कैप, ऑफ कोर्स बिकॉज लार्ज मिड एंड स्मॉल कैप में मैंडेटरी एलोकेशन है और बाकी फंड मैनेजर 25% ईच और 25% का फंड मैनेजर टेक्स द फंड। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, बिकॉज इट्स अ वैल्यू ओरिएंटेड फ्लेक्सी कैप इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी विद एन इंटरनेशनल एक्सपोजर, तो आपको एक अच्छा मिक्स और ब्लेंड मिल जाता है। व्हाइट ओक कैपिटल का मिड कैप फंड एंड टाटा मल्टी एसेट अपॉर्चुनिटी फंड, तो इसमें आपको कमोडिटीज भी आपके पोर्टफोलियो में आ जाती है। तो डेट, इक्विटी एंड गोल्ड कॉम्बिनेशन में मल्टी एसेट अपॉर्चुनिटीज फंड है, विच इज फ्रॉम द टाटा म्यूचुअल फंड।
ओके, तो आज हुई चर्चा एसआईपी पर। धन्यवाद करेंगे पंकज जी और हर्षवर्धन, आप दोनों का ही हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। वक्त एक ब्रेक का हो गया है, पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए इजी बिजनेस।